अयोध्या में मस्जिद के बाहर काबिले एतराज अशिया फेंकने के मामले में अहम मुल्जिम महेश मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी शहर में अमन और हम आहंगी को खराब करने की मुबैना कोशिश के बाद आज 6 दीगर मुल्जिमीन को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए मुल्जिमीन में प्रत्यूष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़, ब्रजेश पांडे और शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे शामिल हैं। वाज़ेह कि यह वाकया बुध को सुबह के औकात में पेश आया था। जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली, फौरी कार्रवाई की गई और तमाम काबिले एतराज अशिया को फौरी तौर पर हटा दिया गया। पुलिस ने मुजरिमों की शिनाख्त के लिए सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लिया। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की ईद जेल में ही होगी। आजम खान की जमानत पर यूपी हुकूमत ने अड़चन लगा दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा है कि आजम खान की जमानत पर उसे कुछ नए सबूत पेश करने हैं। नए सबूतों को पेश करने के लिए हुकूमत ने अदालत से मोहलत मांगी है। हुकूमत की इस अर्जी को अदालत ने मंजूर कर लिया है। यूपी हुकूमत के नए मौक़िफ़ को जानने के लिए आजम खान की जमानत की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट अब फिर से समाअत करेगा। फैसला महफूज होने के बावजूद अदालत फिर से समाअत करेगी। जमानत की अर्जदाश्त पर 4 मई को फिर से समाअत होगी। फैसला महफूज होने के बाद महीने बाद हाईकोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। 4 दिसंबर 2021 को समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया था। उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला और बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव पर सख्त जवाबी हमला किया है। अखिलेश के तंज का जवाब देते हुए मायावती ने कहा कि वो एक बार फिर यूपी की सीएम या अगली पीएम बनने का ख्वाब देख सकती हैं, लेकिन कभी सदर नहीं बनना चाहेंगी। मायावती ने कहा कि यूपी में बीजेपी की जीत की जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। बता दें कि गुज़िश्ता रोज अखिलेश यादव ने कहा था कि बीएसपी ने असेंबली इंतखाबात में अपना वोट बीजेपी को दिया था। अब देखना यह है कि बीजेपी इन्हें सदर बनाती है या नहीं। अखिलेश के इस ताने पर आज मायावती ने जवाबी वार किया है। कमजोर वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो आए दिन जुल्म जाती हो रही है, तो उसके लिए भी सपा मुखिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अपर कास्ट समाज में से गरीब तबका भी बीएसपी में जुड़ जाता है, तो फिर ये लोग बीएसपी की मुखिया को पुनः यहाँ यूपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं और इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और ऐसे में अब ना ही आगे सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है। इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है, जहाँ उसने पहले से ही अपना काफी बंदोबस्त कर लिया है। खबर इलाहाबाद से है, जहां कत्ल की वारदातों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले ही 2 नौजवानों के कत्ल के बाद आज 2 और कत्ल की वारदातें सामने आई हैं। जिले के नवाबगंज इलाके के रामपुर गांव में नीरज मिश्रा की लाश रेलवे ट्रैक के पास से बरामद की गई। नीरज मिश्रा 2 दिन से लापता था। इसके अहले खाना ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। तो दूसरे वाकये में नैनी थाने के तहत आने वाले चाका गांव में ब्रजेश सिंह नाम के एक शख्स को नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। ब्रजेश को उस वक्त गोली मारी गई जब वो अपने बच्चे को स्कूल से लेने जा रहा था। ब्रजेश सिंह के कत्ल के बाद इलाके में जबरदस्त नाराजगी फैल गई। मकामी लोगों ने ब्रजेश की लाश सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मकामी लोगों की नाराजगी को देखते हुए इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। पुलिस का कहना है कि वो जल्दी ही कत्ल के दोनों मामलों को सुलझा लेगी।
यह प्रकरण थाना नैनी जिला प्रयागराज का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगोत्री नगर फ्लाईओवर के नीचे एक ब्रिजेश सिंह, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, उनका मृत शरीर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, मैं राजपत्रित अधिकारीगण मौके पर पहुंचे, एसपी यमुना पार भी मौके पर पहुंचे। देखा गया तो मृतक के सिर में गोली लगने जैसा निशान प्रतीत हो रहा है। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। साथ ही साथ शुरुआती छानबीन में यह बात सामने आई है कि इनका दीपू शर्मा नामक युवक से, जो इनका पूर्व परिचित है, उसे रुपयों के लेन देन का विवाद है। गाजियाबाद में बुलडोजर के जरिए इनेदामी कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में वाक़ आसमानगढ़ इलाके में करोड़ों की जमीन पर बसी कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया गया। हुकूमत के मुताबिक 25 साल से यहां ये गैर कानूनी इमारतें तामीर की गई थी। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र के उस्मान कॉलोनी में जहां पर आज अवैध अतिक्रमण को ढाया जा रहा है, ये तालाब में जमीन बनी हुई थी और उस्मान नाम के व्यक्ति ने यहां पर उस्मान कॉलोनी को काटा गया और आज इस अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह। सर, किस तरह से इस अवैध अतिक्रमण को ढाया जा रहा है और इसकी प्रक्रिया कितने दिनों तक चलेगी? उस्मान और उसके भाई जो हैं, अखलाक और उसके अन्य भाई जो हैं, ये भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके द्वारा जो बताया गया है यहाँ की जनता के द्वारा कि लगभग 25 से 30 साल पूर्व इस कॉलोनी को बसाया गया था, जो कि एक तालाब की ज़मीन है, सार्वजनिक भूमि है। वैधानिक प्रक्रिया ये है कि जब भी कोई सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा होता है तो तहसीलदार न्यायालय में बेदखली का आदेश पारित होता है। तो इन 3 घरों पे अभी बेदखली का आदेश पारित हो चुका है, जिनका क्रियान्वयन कराया जा रहा है। कितने करोड़ की सर ये ज़मीन है जिसे खाली कराया जा रहा है और लगातार अवैध निर्माण को जो ढाया जा रहा है, ये तालाब की ज़मीन पर बनी हुई थी, तो क्या प्रक्रिया थी और कब तक इसका पता चला? शासन जो है तालाबों के पुनरुद्धार के लिए बहुत ही संवेदनशील है। उसी के क्रम में आज ये कार्रवाई की जा रही है। लगभग आज जो स्थल खाली कराया जा रहा है उसकी कीमत 1.5 से 2 करोड़ के आसपास है। भविष्य में इस तरह का चिन्हांकन जो अवैध अतिक्रमण है उनको किया जाएगा। हम बात करते हैं एसपी देहात हीरा राजा जी से। सर, इस जमीन को आज खाली कराया जा रहा है, कितनी फोर्स यहाँ लगाई गई है? यहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद है और प्रशासन के द्वारा कई नोटिस दिए गए थे। उसके उपरांत भी जो ये तालाब की भूमि सरकारी भूमि है, उस पर कब्जा नहीं छोड़ा गया था, तो इस कारण से फिर नोटिस के उपरांत इनके ये कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है और उसमें पुलिस के द्वारा पूर्ण सहयोग इसमें दिया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में यहाँ पर पुलिस बल है और ये 2 निर्माण अभी ढाए गए हैं। अभी एक और बड़ा निर्माण है, उसको भी ढाने की कार्रवाई जारी है। कहाँ तक इन मकानों को चिन्हित किया गया है कि देखा जाए कि आगे भी काफ़ी मकान तोड़े गए थे, तो और कितनी फोर्स यहाँ पर लगाई जाएगी और कब तक इस निर्माण को ढाया जाएगा? देखिए, ये आज की प्रक्रिया रहेगी। आज हम कितना इसमें निर्माण जो है वो ध्वस्त करते हैं जो अवैध हैं। इसके बाद भी ये जो प्रक्रिया है वो सतत जारी रहेगी। इसमें जो भी और भी बिल्डिंग्स इनके द्वारा बनाई गई उनको भी चिन्हित कर लिया गया है, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई क्या की जा रही है? उस्मान जो नाम है जिसका, और कितने मुकदमे दर्ज किए गए? देखिए, अभी क्रिमिनल केसेस उसके विरुद्ध 4 दर्ज हैं, उनमें कार्रवाई तो चली रही है। इसके अलावा और भी मुकदमे और पंजीकृत उसके विरुद्ध होने हैं। इसके अलावा गैंगस्टर की प्रक्रिया भी हम लोग अमल में लाएंगे और 14(1) के अंतर्गत इसमें संपत्ति इसमें जब्त करेंगे। एक बार तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि ये तालाब पर ये मकान बने हुए थे। उस्मान नाम के व्यक्ति ने इस पर एक उस्मान कॉलोनी को बसाया गया और आज इस अतिक्रमण को ढाया जा रहा है। बुलडोजर का जो प्रयोग किया जा रहा है और लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कार्रवाई की जा रही है और अवैध निर्माण को इस पे ढाया जा रहा है। जो तालाब की ज़मीन थी उसको आज, ये जो मकान बने हुए थे उसको आज हटाया जा रहा है। तो लगातार जो प्रशासन है वह अवैध निर्माण को हटा रहा है और लगातार कार्रवाई भी कर रहा है और जितने भी अतिक्रमण तालाब की ज़मीनों पर बने हुए हैं उनको उठाने की प्रक्रिया जारी है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के वज़ीर ममलिकत तवानाई सोमेंद्र तोमर ने गाजियाबाद में महकमा बिजली के अहदेदारों के साथ मीटिंग की। शदीद गर्मी की वजह से बिजली की मांग में इजाफा हुआ है। ऐसे में मीटिंग में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। 20 में जो मैंने आपको बताया कि हमने योजना बनाई है विंड एनर्जी की, बताई आपको, जो मैंने बताया कि गंगा जी के और यमुना जी के किनारे हम एजेंसियों से अभी बात कर रहे हैं, जहाँ भी हम लाइन लॉस है, इन सब चीज़ों पर काम चल रहा है। मैंने कहा और तैयारी के साथ आपको बिजली विभाग दिखाई देगा। मैंने कहा ना, जो जनहित में, उत्तर प्रदेश के हित में निर्णय होगा वो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लिया जाएगा।
छोटे बच्चों को स्कूल ले जाने वाली वैन को महफूज बनाने और वैन मालिकान से ट्रैफिक ज़ाब्ते पर अमल कराने के मकसद से इलाहाबाद में आरटीओ की जानिब से अवामी बेदारी मुहिम का आगाज किया गया। मुहिम के दौरान इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि वैन या कैब के जरिए स्कूल जाने वाले बच्चों को सड़क पर किसी तरह का खतरा लाहक न हो। स्कूल के लिए अपनी खिदमत मुहैया करने वाली गाड़ियों के मालिकान को हिदायत दी गई कि वो गुंजाइश से ज्यादा बच्चों को गाड़ी में न बिठाएं और न ही इनको किसी तरह के खतरे में डालें। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों पर जुर्माना और चालान किया जा रहा है। स्कूल वाहनों को चेक किया जा रहा है। जो स्कूल के जो मानक हैं, स्कूल वाहन के जो मानक हैं, उसको अगर वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उनको अभी चेतावनी दे करके ये आप पूरा कर लीजिए। अगले बार अगर आप मिलेंगे तो आपके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में तो हेलमेट लगा के ज़्यादातर चल रहे हैं, मात्र 5-7% ही लोग जो हैं बगैर हेलमेट के चल रहे हैं। अभी हम इसके बाद देहात क्षेत्र में जाएंगे। देहात क्षेत्र में बगैर हेलमेट के ज़्यादा चल रहे हैं। रॉन्ग साइड चलने के भी मामले हाँ, रॉन्ग साइड जहाँ हमारे डिवाइडर जैसे वन वे हो गया है, तो जैसे सीएमपी के पास है, इधर गिरजा पत्थर के पास है और लेप्रोसी के पास है। 3-4-5 जगह ज़्यादा चिन्हित है कि जहाँ सबसे ज़्यादा रॉन्ग साइड जो है वाहन चलाते हुए मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरठ में आज 2 अलग अलग इलाकों में मौजूद केमिकल और कपड़ा फैक्ट्रियों में आग लगने से करोड़ों के नुकसान के साथ इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। चोली थाना इलाके के फैक्ट्री गांव में मौजूद केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से आग की तेज लपटें उठने लगी और धुएं के गुबार से आसमान स्याह हो गया। फैक्ट्री के करीब मौजूद डिग्री कॉलेज के स्टाफ और तलबा में अफरा तफरी मच गई और कॉलेज को खाली कराया गया। तो दूसरी जानिब सरधना तहसील के मेरठ रोड पर मौजूद बाहुबली कपड़ा फैक्ट्री के बॉयलर में आग लगने से हादसा पेश आया। फैक्ट्री में आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। दमकल की गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में 5 ऐसे कैदी हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन जुर्माना या जमानत के पैसे की अदम अदायगी की वजह से इन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। ऐसे में समाजी तंजीम सपोर्ट ने इस मामले पर इंतजामिया से बात की और इनकी तफसीलात लेकर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इनका जुर्माना जमा कराया और कैदियों को रिहा कराया गया। ये वो कैदी थे जो सज़ा पूरी कर चुके थे और महज सिर्फ जुर्माने की रकम अदा करने की न वजह से ये लोग बंद थे। तो हम लोगों ने सपोर्ट फाउंडेशन हमारी मैडम जी ने और हमने दोनों ने प्रयास करके उन लोगों का जो जुर्माना की रकम बनती थी वो अदा कर दिया है और उनको रिहाई दिलवा दी है। अब तक टोटल कितने कैदियों को रिहा करवा चुके हैं? क्या अभी शुरुआत आज से ये शुरुआत हुई है कैदियों को रिहा करवाने की। तो आज 5 कैदियों को रिहा करवाया गया है। आगे भी मुहिम चलती बिल्कुल चलती रहेगी। अब हम लोग पता लगाते रहेंगे और जिस तरीके से ऐसे जो भी कैदी होंगे जो सज़ा पूरी कर चुके हैं और महज सिर्फ थोड़े पैसे की न वजह से वो लोग फंसे हैं, तो हमारी लोग कोशिश यही है कि भाई वो जाएं अपने घर, अपने अच्छे इंसान बने और समाज की सेवा वो भी लोग भी करें। मुरादाबाद की निगरानी अब तीसरी आंख से होगी। जी हां, मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी के मंसूबे के तहत शहर के चौराहों पर, गलियों में और हसास जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू हो गया है। मुरादाबाद अब मुकम्मल तौर पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा। मुरादाबाद नगर निगम ने जगह जगह कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं कमांड सेंटर में 24 घंटे अफसरान की तैनाती होगी। अगर इस दौरान वीडियो वॉल पर किसी तरह के काबिल एतराज सरगर्मियां पाई जाएंगी तो इससे मुतालिक महकमे को खबर दी जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसी भी शहर में कानून व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए, कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए, ट्रैफिक की स्थिति में सुधार के लिए ये आवश्यक है कि हम एक बेहतर और प्रभावी मॉनिटरिंग करें। आज आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है और इस समय में बहुत सारे आईटी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जिनका उपयोग करके हम बेहतर और प्रभावी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से पूरे शहर में लगभग 400 कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें 262 हमारे सीसी कैम्प्स हैं और इसके अलावा RLVD, ANPR, PTZ जैसे अलग अलग स्पेशलाइजेशन के कैमरे शहर में जगह जगह।
कोरोना वबा के सबब गुज़िश्ता 2 सालों से लॉकडाउन से पैदा हुए हालात में समाज का कमजोर और गरीब तबका और भी ज्यादा बदहाली का शिकार हो गया। ऐसे में इन अफराद के लिए त्योहार की खुशी घर में खुर्दनोश की अशिया दस्तयाब हो जाने से होती है। समाज के ऐसे ही जरूरतमंद और मुस्तहक अफराद की किफालत के लिए जमीयत उलमा हिंद शहर मेरठ ने साहिब हैसियत अफराद की मदद से ईद किट्स के तौर पर जरूरत का सामान तकसीम किया और लोगों से ऐसे जरूरतमंद अफराद की मदद करने की अपील की। ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि इस मौके पर हम लोग अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, हम अपने गरीब गुरबाओं का ख्याल रखें, हम अपने गरीब बहन भाइयों का ख्याल रखें। इन लोगों को भी, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग ईद भी ना बना सके, राशन मुहैया ना हो सके, सवैया ना बना सके, इसलिए ऐसे लोगों को राशन पानी, सवैया, खीर वगैरह का सामान जो है इनके घर पहुँचाया जाए तो ये लोग भी खीर अपनी ईद में ला सकते हैं। ये हमारा जमीयत उलमा हिंद की तरफ से सालों से चल रहा है, ख़ास तौर पर लॉकडाउन के अंदर चूँकि ऐसे हालात थे, उसके अंदर हमने ये महसूस किया कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत है। इसी वजह से हम लोगों ने, वैसे तो हर साल ही करते हैं, मगर लॉकडाउन के ज़माने से ये हमने राशन बांटने का और ज़रूरत का सामान बांटने का और ईद के ऊपर हमने ईदी बांटने का भी कार्यक्रम। माह रमज़ान में यूँ तो पूरे महीने इबादतों की ख़ास फजीलत है, लेकिन माह सियाम के आखिरी अशरे में की जाने वाली इबादतें सब में अफजल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गोशानशीनी इख्तियार करके मसाजिद में बैठकर खुदा की इबादत करना और दुआ करने का अमल एतकाफ है। एतकाफ में बैठकर की जाने वाली इबादतों की फजीलत और सवाब दीगर दिनों में की जाने वाली इबादतों से कहीं ज्यादा है। एतकाफ में इबादतों के एहतियात की भी शराइत हैं। शब कद्र की तारीखों के इस अशरे में की जाने वाली इबादतें एतकाफ में बैठने वाले शख्स के अलावा इलाके के लोगों की मग़फ़िरत का जरिया होती हैं। जो इस महीने के अंदर जो दुआएं मांगता है, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। ख़ास तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि आखिरी अशरे के अंदर शब कद्र और एतकाफ भी होता है आखिरी अशरे में, तो ज़्यादा अहमियत जो है आखिरी अशरे की है। इसमें जो लोग मस्जिदों में आकर अपने घरों को छोड़कर अल्लाह की इबादत में रात और दिन मसरूफ़ रहते हैं, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, उनके दर्जात को बुलंद करता है। माह सयाम के इस आखिरी अशरे में रोज़ादार दुनियावी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को तर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा की इबादत में सर्फ करते हैं। एतकाफ में बैठने वाला शख्स अपने गुनाहों की तलाफ़ी के साथ मुल्क, कौम और मिल्लत की बेहतरी, सलामती और तरक्की की दुआ करता है। अब ये मेरा ख़ास तौर से ये मकसद है कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है, जिस तरह की हमारे देश में अफरा तफरी का माहौल है, कि अल्लाह से यही हमारी दुआ है कि यहाँ अमन व चैन कायम रहे। मुल्क की सलामती के लिए भी ख़ास तौर से दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि ये आखिरी अशरा है और इसमें अल्लाह की ख़ास नज़र इनायत होती है। अल्लाह की तरफ से ऐलान आम होता है कि तुम बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। तो हम ख़ास तौर से अपने मुल्क की सलामती के लिए भी इसमें दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इस इत्तेफाक और इत्तेहाद को बनाए रखे, यकजहती बनी रहे हिंदू मुस्लिम में आपस में। इबादतों के लिए एतकाफ में बैठने को फ़र्ज़ुल किफ़ाया कहा गया है और माह सियाम में इबादतों की फजीलत को मग़फ़िरत का ज़रिया करार दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।